जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आपके चैनल पर एक नए वीडियो में। हमने क्लास सिक्स्थ की जियोग्राफी सेवेंथ की जियोग्राफी कंप्लीट कर ली। क्लास एट्थ कंटिन्यू है। उसी तरीके से हिस्ट्री एनसीईआरटी सिक्स्थ कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ आज कंटिन्यू करेंगे। हमारे अतीत टू इसका चैप्टर नंबर 1 आज पढ़ेंगे। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। सभी लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप प्लेलिस्ट जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन टेंथ 11 ट्वेल्थ तक जाएगी। ये भी ट्वेल्थ तक जाएगी। हमने जो वादा किया है वह निभाएंगे, बीच में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली होती है वह भी हम कराएंगे, पॉलिटी भी कराएंगे। बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर जो कि जियोग्राफी के लिए महत्वपूर्ण है, इन्वायरमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, वह भी हम कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर हैं तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है इसको एक बार देख कर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शुरुआत कर रहा है तो उसको अवश्य भेजिएगा, उसका जीवन बहुत कुछ सरल हो जाएगा। चलिए क्लास सेवेंथ हमारे अतीत पढ़ते हैं। सिक्स्थ एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की थी वो पूरा प्राचीन भारत था। प्राचीन भारत कितना महत्वपूर्ण है ये बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं। और वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बने ये भी मैं बताता रहा हूँ आपसे, जब करता रहा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं बताता हूँ कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, ये कथन कारण बन सकता है, ये स्टेटमेंट का बन सकता है। आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और सेवेंथ में मध्य भारत है। सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास। सिक्स्थ क्लास में क्या था? प्राचीन भारत का इतिहास। एर्थ में क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये सिक्स सेवन एर्थ तीनों, प्राचीन मध्य और आधुनिक, तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फिल्म्स में। और आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप सही कर लेते हो तो बहुत अच्छा मार्क्स हो जाता है। तो इसमें 10 चैप्टर हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, फिर नए राजा, उनके राज्य, फिर दिल्ली के सुल्तान, फिर मुगल साम्राज्य, फिर शासक इमारतें, नगर व्यापारी, जनजातियाँ, खानाबदोश, फिर ईश्वर से अनुराग यानी भक्ति, सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन यानी अंग्रेज वगैरह आने लगे थे। इनमें से कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया ना हो। आज हम शुरू करेंगे पहले चैप्टर से और फिर धीरे धीरे इसको भी सिक्स्थ क्लास की तरह कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी जो बुक है वो खोल कर रखे होंगे और जो मैं हाईलाइट करूंगा इसका मतलब है वही महत्वपूर्ण है, वह आप नोट कर लें या फिर कॉपी पे ही हाईलाइट कर लें, बुक पर हाईलाइट कर लें। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। पहली बात तो कौन से 1000 वर्ष हैं ये, वह महत्वपूर्ण है। इसमें एक नक्शा बना हुआ है, एक मैप बना हुआ है। इस मैप में कहा गया है कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है। उसने पूरी दुनिया का नक्शा बनाया था, उसका एक हिस्सा है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मेन बात यहाँ ये नहीं है, मेन बात ये बस है कि भूगोलवेत्ता अल इदरीसी, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा कि 2024 में पूछा गया था। 3 लोगों के नाम थे और पूछा गया था ये क्या थे, ये प्रेस में थे, ये सैनिक थे, या ये पुरातत्ववेद भी थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अल इदरीसी कौन थे, तो भूगोलवेत्ता हैं अल इदरीसी। क्योंकि एनसीईआरटी से वो सीधे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी, तो वो कह देगा भाई एनसीईआरटी में तो है और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो। मानचित्रकार कौन होता है? जो व्यक्ति मानचित्र बनाता है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था, यानी ये मानचित्र 1। मानचित्र 2 हम आगे देखेंगे। यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। बड़ा मानचित्र है उसका केवल एक हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है, जगहों का नाम अरबी में है, तो इसने अरबी ने बनाया था, तो ये अरबी में है। ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से भारत का नक्शा बनाया गया है। चलिए वो नक्शा देख लेते हैं। ये आप देखेंगे तो ये कुछ कुछ सिमिलर आपको आज के समय का दिखेगा। यहाँ ये तो आज का भारत लग रहा है। ये किसने बनाया था? फ्रांसीसी ने बनाया था। ठीक है। 18वीं सदी के आरंभ में गुइलाम द लिस्ले एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। क्या है? गुइलाम द लिस्ले के एटलस नूवो, एटलस का नाम है नूवो और नाम क्या है? गुलाम द लिस्ले। सीधे आएगा अल इद्रीसी कौमा गुलाम द लिस्ले कौन थे? चित्रकार, मानचित्रकार, अरब व्यापारी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएगा। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। इसको आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ कुछ जाने पहचाने नाम भी होंगे। यहाँ देखो जैसे लिखा है गोल्फ डी बंगाल, बंगाल। जैसा कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज इसमें दिया गया। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बना। वो 1157 में बना था, ये लगभग 600 साल बाद बना है। तो इस समय ज़्यादा क्लियरिटी भी आ गई होगी। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। है देखो ये अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ आज का ही है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। मतलब ये जो बारीक ब्यौरे हैं, इधर वाले जो नाम लिखे हैं ये आप देखोगे तो कुछ जाने पहचाने भी मिल जाएंगे। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अध्याय 6 में हम ये बात देखेंगे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। उसके अंदर जब आप भीतरी इलाकों पे इन पे सबके नज़र डालेंगे, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे बारीकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? कारण ये है कि पोर्ट मेन थे, यहाँ लोग ज़्यादा आते थे, यहाँ से सामान डिलीवर होता था। अंदर कोई ज़रूरी नहीं कोई गया कि नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी इकट्ठा हो ही जाएगी क्योंकि वहाँ ज़्यादा आना जाना लगा रहता था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। जैसे आपने पहले वाला देखा 1100 के आसपास, 1157, ये 600 साल बाद का देखा। इतिहासकार जब बीते युगों का के दस्तावेज, नक्शों, लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कब बना, किसने बनाया, कैसा बनाया, क्या सही है क्या गलत है, बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। नई और पुरानी शब्दावली, शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत आ रही है एग्जाम्स में। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। अब जैसे उन्होंने लिखा था पहले वाले ने तो अरबी भाषा का प्रयोग किया था, इन्होंने इंग्लिश भाषा का प्रयोग किया। जो जिस भाषा में होगा वही भाषा का प्रयोग करेगा, जिस भाषा को जानता होगा। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। आप ही देख लीजिए, हिंदी कई जगह पे कई तरीके की बोली जाती है आज के समय में। एक समय में देखो, और समय के साथ तो परिवर्तन होता ही है। पहले अपभ्रंश थी, प्राकृत थी, पाली थी, अब खड़ी बोली है, अवधी है, बुंदेली है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए। आप भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते होंगे जो कुछ और अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार, अब ये भी पूछ देंगे क्या कि ये कौन थे, क्योंकि हमने बताया है आपको PYQ कराते हुए कि PPLT ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये PPL का मतलब पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं है। पर्सन, प्लेस, लिटरेचर, टेम्पल, ये 4 बहुत क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो पर्सन यहाँ मिल गया, फिर से ऊपर 2 पर्सन हम देख कर आए। मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी इन्होंने किसका बताया था? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके को इन्होंने हिंदुस्तान बोला था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे।
सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? यानी जिसने हिंदुस्तान का प्रयोग किया वो उसने ऊपर वाले इलाके के लिए किया था, लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान का मतलब पूरा अपना भारत है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों के, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, पहली बात तो ये कि अमीर खुसरो किस सदी के हैं, के द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। यानी हिंदुस्तान कुछ और लोग बताते थे और आज हिंदुस्तान का मतलब भारत ही है। आज हिंदुस्तान का मतलब पूरा अपना भारत। ठीक है, तो समय के अनुसार चेंज हो गया उस शब्द का अर्थ। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी शब्द ले लो, जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। और मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। जैसे मान लो हमारा गांव लखनऊ के पास में है और यहाँ पर कोई बेंगलुरु का आदमी आ गया, तो हम क्या कहेंगे उसे? भाई गोरा है, बहुत सुंदर है, यानी कोई विदेश का लड़का लगता है। ठीक है, लेकिन आज का समय क्या है कि हमारे भारत के बाहर का लोग विदेश का है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। जैसे मान लो ये जंगल था, अब यहाँ कोई लखनऊ का आदमी पहुँच गया झारखंड में, तो उनको क्या लगेगा कि ये कौन आ गया, ये कैसा है? तो इन लोगों को ये क्या लगेगा कि ये बाहरी व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति है। तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। इतिहासकार और उनके स्रोत, हमें कौन से सोर्स मिले हैं जिनकी वजह से हम चीज़ें बता पा रहे हैं। आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी देखा था, वहाँ भी सोर्स का बहुत महत्व था। उन सोर्स की वजह से ही हम जान पाते हैं उस समय क्या हो रहा था। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, यानी क्लास 6th में आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लास 6th में। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आया 1000 वर्ष क्यों कहा गया? क्योंकि हम 1700 से लगभग 1750 तक की कहानी पढ़ेंगे, यानी हर्षवर्धन के बाद इससे लेकर और जब ब्रिटेन आ गए हैं, अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए हैं, तब तक की कहानी इसमें पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी मॉडर्न यानी 8th क्लास में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम 1 लाख साल पहले से लेकर 700 साल तक की ईस्वी तक की कहानी पढ़ चुके हैं। 1 लाख मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमने शुरू की थी कहानी नर्मदा नदी के पास से, और आज हम नर्मदा नदी के पास से पहुँचते पहुँचते दिल्ली पहुँचने वाले हैं। पहले नर्मदा से हम गए पाकिस्तान के पास किरथर पहाड़ियों में, फिर वहाँ से सिंधु नदी घाटी में गए, ठीक है, फिर मगध बिहार में गए, गंगा नदी घाटी पूरी देखी, फिर ऐसे ही चलते चलते हम दक्षिण भारत में महापाषाण देख कर आए, और फिर कहानी हमारी अब दिल्ली पहुँचने वाली है, जहाँ हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो अगर आपने 6th क्लास में एंट्री नहीं की थी तो उसको भी देख के आए, बहुत मज़ा आएगा पूरा एक तरफ से पढ़ते हुए। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, पीछे भी हम सिक्के देख कर आए, तो आप सिक्के से बताइए कौन सा ऐसा राजा था जो सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था? आपको याद होगा। शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला, शिलालेख
हमने अशोक के कई शिलालेख देखे। तो आप बताइए, प्रयागराज में प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? आप अगर एक तरफ से पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन भी कराता रहूँगा। लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। तो आज भी हम सिक्के देखेंगे, शिलालेख देखेंगे, कुछ मंदिर और अन्य स्थापत्य भी देखेंगे, और कुछ लिखित सामग्री मिल जाएगी, यानी कि कोई बुक लिख कर गया होगा, कोई इस समय भी प्रशस्ति लिखेगा। जैसे अगर हम देखें, पृथ्वीराज रासो लिखी जाएगी, अकबर के बारे में कई चीज़ें लिखी जाएंगी, हम अमीर खुसरो को लिखते हुए देखेंगे, हम कबीर को देखेंगे, हम गुरु नानक जी को देखेंगे, हम कई और जो विदेशी लोग हैं उनको भी देखेंगे, अरब के जो व्यापारी आएंगे उनको देखेंगे। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं कल क्या हुआ था, आप बता दोगे? हम पूछे एक साल पहले वाला कल, एक साल पहले 18 जून को क्या हुआ था, या 19 जून को क्या हुआ था, या 20 जून को क्या हुआ था, आप सोच में पड़ जाओगे। तो जितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं उतना प्रामाणिकता कम होती है, पास की चीज़ों की प्रामाणिकता ज़्यादा होती है। आप कल की पूरी कहानी बता दोगे कि इतने बजे उठा, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, एक एक मिनट की कहानी आप बता दोगे, लेकिन जितना मैं पीछे जाता जाऊँगा आप उतना ही कम बता पाओगे। यही यहाँ पर कहा गया है कि इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्य रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। तो आप बताइए, कागज की शुरुआत किस देश से हुई थी? हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, पिछले क्लास की। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब, करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। तो पांडुलिपि कौन एकत्रित करते थे? धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ, मंदिर, ये सब लोग पांडुलिपि एकत्रित करते थे। हमें कई पांडुलिपियां कई मंदिरों से प्राप्त हुई हैं। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख, लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं, कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। एक कब का है? एक है 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे कि उसे ज़रूरत नहीं थी, और उसके कागज को सूखा कर इसका इस्तेमाल किया। यानी पांडुलिपि में कुछ लिखा था, हो सकता है वो आज हमारे काम का हो, लेकिन उस व्यक्ति को कागज नहीं मिला, तो उसने इसी को क्या किया, इसी को उसने साफ किया धुलकर, और इस पर कुछ और कहानी अपनी लिख दी। यानी जो इस पे पहले लिखा था वो मुझे, यानी हमें नहीं मिलेगा। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता। यानी 13वीं सदी में ये हुआ, और एक सदी के बाद ऐसा हुआ कि कागज बहुतायत मात्रा में आ गया। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं सदी में या 14वीं सदी में? तो सबसे उपलब्ध ज़्यादा 14वीं सदी में था। तो इससे ये भी सीख सकते हैं, कुछ ऐसी रिसोर्स हैं जो कि हमने जियोग्राफी में आज पढ़ा, कल पढ़ा था रिसोर्स, कि समय के साथ वह रिसोर्स हो सकता है महंगा हो, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है सस्ता हो, या कुछ समय पहले सस्ता हो बाद को महंगा हो गया हो। हमने रिसोर्स वाले चैप्टर कल जियोग्राफी में पढ़ा। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवासी हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यानी किताबें लिखनी है तो एक किताब पहले लिखा, महीना भर लगा, फिर दूसरी किताब लिखी, फिर तीसरी किताब लिखी। ऐसा नहीं था कि एक लिख दिया फिर छाप दिया प्रिंटर में, छपती नहीं थी। किसी ने कहा 10 किताबें चाहिए तो 10 किताबें हाथ से लिखी जाएंगी, सेम जो इस पे है वही इस पे, वही इस पे, वही इस पे, वही इस पे, 10 कॉपी दे दी। आज क्या होता है,
एक किताब हमने लिखी, उसको पब्लिशर को दिया, उसने इसकी 100 कॉपी बना दी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, सेम जो मैंने बोला, इसका 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 सब, तो आप जानते होंगे यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती। इंटरेस्टिंग है, आपको भी लगेगा कभी कभी जब आप कॉपी लेते होंगे कहीं पे ऐसा लिखा है और आपको पल्ले पड़ नहीं रहा, तो आप क्या करते होंगे, सेम जैसे ये डिजाइन बनी है वैसे डिजाइन वैसे डिजाइन आप भी बनाते होंगे। ये 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 बस हो गया काम। अब ये क्या था, छोड़ो, क्या है छोड़ो, पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन वही डिजाइन सेम टू सेम बना लेंगे। ऐसा किसने कितनों लोगों ने किया है। अपन ने तो वही एक लोगों की कॉपी ली थी, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन कभी कभार लेना पड़ता था, तो अपन ने तो एक बार किया है। वही बना लो, बात को देख लिया जाएगा क्या लिखा है। होती होगी, आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या क्या लिखा है। सही बात है कि क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, तो वैसे डिजाइन बना लो। किसने किसने किया, कमेंट जरूर करना। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता था। जो लिखी है पांडुलिपि वही लिखना है आपको, लेकिन आप ये उबाऊ काम क्यों करेंगे, तो हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। अब यही अगर ले लो, इसमें जो लिखा है इसमें अगर पॉइंट आपने लगा दिया तो कुछ और हो जाएगा, पॉइंट कहीं था और आपने नहीं लगाया तो कुछ और हो जाएगा, क्योंकि जब ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, इनका भी अपना महत्व होता है। कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती हो। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि रामायण रामचरितमानस है, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो बात को जोड़ दी गई, ऐसा लोग कहते हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मान लो एक ही कोई ग्रंथ था, उसको एक व्यक्ति ने लिखा, किसी दूसरे ने भी लिखा, तीसरे ने भी लिखा, तो इस समय के इतिहासकार इन सबको पढ़ेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि उस मेन वाले में, मेन जो था उसमें क्या लिखा होगा। कठिन काम है, बोरिंग भी है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। जैसे मैं अभी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, तो अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैंने जब पहली बार जीवन में एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो अलग तरीके से पढ़ाई थी, तब मुझे पीवाईक्यू हो सकता है मैंने 5 बार किए थे, तब उतने अच्छे से लिंक पीवाईक्यू का नहीं कर पाता था। अब मैंने 25 बार पीवाईक्यू किए, तो अब मैं एनसीईआरटी में हर जगह बता सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। तो समय के साथ संशोधन होता ही रहता है, ज्ञान बढ़ता है, तो उसके अनुसार भी चीज़ें बदलती हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने किस शताब्दी के, समकालीन बहुत पूछा जाता है मध्यकालीन में, समकालीन कौन किसके समकालीन था, 14वीं शताब्दी याद रहेगा तो हम उस समय कौन राजा था कौन शासक था याद कर लेंगे। अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी, यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। यानी 1971 में बाद वाला पहले मिल गया तो उसके अनुसार ही इन्हें चेक किया गया, भाई ऐसे थे ये थे वो, पहले वाला फिर मिल गया। अब आप मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, प्रेमचंद की पहली कहानी दूसरी कहानी देखो और लास्ट वाली कहानी देखो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिख जाएगा। इसमें वो उच्च वर्ग को थोड़ा सा समर्थन करते हुए दिखते हैं। बड़ी घर की बेटी, उसमें क्या करते हैं, बड़ी घर की बेटियां ऐसी होती हैं, यानी अच्छी बता रहे हैं कि बड़ी घर की बेटी है, अमीर घर की तो अच्छी है। वहीं लास्ट तक आते आते वह निम्न वर्ग के समर्थन में हो जाते हैं, वह गोदान लिखते हैं। तो संशोधन तो होता ही, लोगों की विचारधारा बदलती है, लोग सीखते हैं। ये छूट गया था ये भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, ये देखो इसमें नकल करके कुछ लिख रहे हैं, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार छोटा था, ठीक है, इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर क्या है, लघु चित्र।
कभी कभी लघु चित्रों का उपयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगते थे। चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण। आप देखो, ये लिखावट की कई प्रकार की शैलियाँ हैं। फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिख लिपि बाईं ओर में वर्णन जोड़कर धारा प्रवाह से लिखे जाते हैं। जैसे ये देखो, ये आपको सब एक दूसरे से जुड़े मिलेंगे, सब एक दूसरे से जुड़े मिलेंगे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इन लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिक्स्थ लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ये क्या है? सिक्स्थ लिपि है एक, और इधर नस्तलिख लिपि है। हालांकि इतना हमारे लिए काम का नहीं है, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। अब बनते हैं राजनीतिक सामाजिक समूह, जहां से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। पहली बात तो यही डिसाइड नहीं है कि एंशिएंट कब से माने, मिडिएवल कब से माने, मॉडर्न कब से माने। तो सब अपने अपने जीवन के अनुसार जो मान लिया गया वो ठीक है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि हम यहाँ से मिडिएवल मानेंगे और यहाँ से मॉडर्न मानेंगे? आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ सोच कर ये मान लिया गया कि 700 से मान लेते। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, पूरे भारत में परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे। ये सब विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। युद्ध में आग्नेय शस्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। लेकिन इसके साथ बता दूं, बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने नहीं किया था। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। और इसके बाद मुझे ये बताने का कोई तरीका नहीं मिलता कि भाई यूपीएससी 2025 में आपने देखा होगा क्या क्वेश्चन पूछा गया। अमरूद, पपीता। तो यहाँ भी क्या लिखा है? इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। तो ये कहाँ से आए? बाहर से आए। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लाए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। 5, 6, 7 में सब कुछ पढ़ेंगे। इस बार क्वेश्चन आया था पपीता, अमरूद सब। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों को का रहट अरघट्ट आ गया था, बाकी आप समझदार हैं, महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र, राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के 8 से 14 के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो क्या सिर्फ शासक आते थे? तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, उसमें शासक यानी राजा, सामंत, सामंत हम पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर में, यानी 6th क्लास का लास्ट चैप्टर में भी सामंत हमने पढ़ा था। सेनापति, सैनिक, ये सब आते हैं। कवि, चारण, राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। मैंने अभी बताया था एक बुक का नाम। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। अहोम जो गणराज्य है, राज्य है, वो असम में था। कायस्थ कौन थे? लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाले, लिखा पढ़ी करने वाले कह सकते हैं। आदि समूह ने भी उठाया। पर्यावास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों, पर्या से पर्यावरण बन गया और वास से आवास बन गया। तो आवास और पर्यावरण दोनों सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है।
इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कई कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो 700 से लेकर 1750 तक की पूरी कहानी को बताने का एक प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे पूरा एक कहते हैं ना, रेफरेंस दे दो उस टाइप से। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये स्थान छोड़ने लगे ये 700 में हो रहा था। कुछ चीज़ें ऐसे भी होगी 1600 ईस्वी में घटित हो रही होगी, कुछ ऐसी होंगी जो 800 ईस्वी में भी घटित हो रही होंगी। तो ये इतने लंबे कार्यकाल को एक फ्रेम में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस 100 साल में 1000 साल ये हुआ। अब हो सकता है ये 1600 में हुआ हो या 800 में हुआ हो या 1200 में हुआ हो, तो काफ़ी लंबा कार्यकाल है। ठीक है, ये मत सोचिएगा आपकी 700 में ऐसा जंगल छोड़ रहे थे क्या। ठीक है, कृषकों की ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों, मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों उपजातियों में बंटने जाने लगे। यानी शुरू से ये काम नहीं हो रहा था। जैसे जैसे अंतर बढ़ा वैसे वैसे जातियाँ, फिर उसकी उपजातियाँ, और आज तो कितनी ही जनजातियाँ उपजातियाँ हैं पता ही नहीं है। और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। मेंशन करिए इस लाइन को, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यानी ऊंचा नीचा दर्जा किस वजह से दिया जाने लगा? व्यवसाय और पृष्ठभूमि के आधार पर। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। यानी कोई जन्म से एक ही जगह पर नहीं था। उसके पास कितनी सत्ता है, बीजेपी के पास सत्ता आई तो बीजेपी पावर में, और बीजेपी की सत्ता गई तो बीजेपी थोड़ा सा नीचे दर्जे पे आ गई, कांग्रेस उच्च दर्जे पे पहुंच गई। ये समझ सकते हैं। तो किसके हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। आगे देखो, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। तो जाति पंचायत का भी जिक्र है। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना है, अपने सदस्यों के व्यवहार और नियंत्रण के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी, कोई दूसरा नहीं बनाता था। लेकिन जातियों का अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। रिवाज भी मान्य होते थे गांव में। आप गोदान अगर नहीं पढ़े तो एक बार गोदान अवश्य पढ़िए, 500 पेज की किताब है, लेकिन आपको पढ़ते हुए बहुत कुछ क्लियरिटी आ जाएगी और बहुत कुछ मसाला आपको मिल जाएगा एस्से वगैरह के लिए भी। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। जैसे हमने पिछली बार सामंत पढ़ा था, तो राज्य की छोटी इकाई गांव है। गोदान प्रेमचंद जी ने लिखी, सबको पढ़नी चाहिए। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी, तब भी चोल के बारे में बताया था। तुगलक, मुगल, हम इन सबको पढ़ेंगे। चोल को अध्याय 2 में, तुगलक को 3 में, मुगल को 4 में। जैसे जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है। प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत आ जाता था।
गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। मतलब उन्हें क्या जरूरत थी तब कि हम इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं ऐसा बताने की। और क्या ये सच है? यहाँ पे उन्होंने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं ये सच हो कि पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और दक्षिण भारत पूरा, मतलब ये अतिशयोक्ति हो सकती है कि अपने राजा के लिए किसी ने बढ़े चढ़ाकर लिख दिया। जैसे इस समय अपने नेता के लिए लोग लिखते रहते हैं कि हमारा नेता तो ऐसा है वैसा है, अपने नेता की चाटुकारिता में कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा पहले भी हो सकता है हुआ हो। आप ये मैप देखेंगे, इसमें आप फर्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर है, फर्स्ट का मतलब है शिव स्थान। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, मैं वो बताया दे रहा हूँ आपको जो आपको पता होंगे। जैसे 5 आप लाहौर देख सकते हैं, ठीक है। आप फिर दिल्ली देख सकते हैं, आप बदायूं कन्नौज देख सकते हैं, बदायूं कन्नौज। अब कड़ा, कड़ा भी महत्वपूर्ण जगह थी। आप अवध देख सकते हैं, बिहार देख सकते हैं, मालवा देख सकते हैं, 5318 मालवा में राजा थे। गुजरात तो आप देख ही सकते हैं, देवगिरी के यादव हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तेलंगाना आप देख सकते हैं, आज भी तेलंगाना ही बन गया इसीलिए। द्वार समुद्र आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वार समुद्र। तो इतने जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्ट्री में हैं, इन सबको आप कहीं ना कहीं आगे एनसीईआरटी में नाम सुनेंगे ही सुनेंगे। सरस्वती भी है हालांकि इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना नहीं है। लेकिन बाकी सबके नाम तो आप, मुल्तान, मुल्तान छूट गया 3, मुल्तान आप सुनेंगे। इतने नाम ऐसे हैं जो आप हिस्ट्री में आगे की क्लासेस में सुनेंगे ही सुनेंगे। मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल बक्सर, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल असर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत, और ये था कहाँ का, मिस्र का व्यक्ति था। पर्सन कहीं से भी पूछ दिया जाता है तो उसके लिए हमें हर पर्सन को जो एनसीईआरटी में आया है कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए। भाषा तथा क्षेत्र की बात कर लें। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आप उठाकर देखिए। 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था, इस देश के हर क्षेत्र की अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री कर्नाटक में है जो, तेलंगानी, गुजरी, मवारी, गौड़ी, अवधी, हिंदवी। तो अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट सीधे आ जाए, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट फिर पूछा जाता है किसने कहा था, कि जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं, संस्कृत वह भाषा है, ये किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए, सूची में उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है, सभी लगभग बोली जाती हैं आज भी। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे, इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। वही ये छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, सबको चाहिए और तो ये इन पर आक्रमण करेंगे, इधर भी आक्रमण करेंगे, उधर भी, कि जिधर से भी हो जाए मिल जाए बस क्षेत्र। चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 की तालिका में आप तुलना कीजिए खिलजी मुगल वंश। 3 में हम दिल्ली सल्तनत के सारे पढ़ेंगे, तुगलक, खिलजी, सैयद, लोधी, ठीक है। 4 में हम पूरा मुगल काल पढ़ेंगे। और आज रात को 10 बजे मिडाइवल हिस्ट्री के पीवाईक्यू शुरू होने वाले हैं, क्योंकि एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर हमने कर लिया है। वहाँ भी आप आएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। ये मैंने कल की जो हिस्ट्री की किताब पढ़ाई थी, चैप्टर लास्ट वाला 6th क्लास का, उसमें बताया था। बीच में सेंटर में बड़ा राजा होता है,
ठीक है। छोटे छोटे राजा इधर होते हैं। जब तक सेंटर वाला राजा मजबूत होता है तब तक ये लोग इनके सामने झुके रहते हैं कि जी सरकार, जैसी आपकी इच्छा, जो आप कहें वही हम करेंगे। लेकिन जब यहाँ सेंटर का राजा कोई कमज़ोर आ जाता है, बहुत बेकार, तो ये लोग जो थे, ये लोग जो हैं, ये अपनी अपनी सत्ता स्वतंत्र कर लेते हैं कि अब भाई हमें तुमसे मतलब ही नहीं, अब तो हम खुद समझदार हैं, हम तो खुद अब लड़ लेंगे। ठीक है। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था। उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहती, समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ता था। पुराने और नए धर्म देख लेते हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इसके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता गया। यानी पहले व्यक्तिगत पूजा होती थी, अब लोग सामूहिक पूजा करने लगे। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संस्कार बदलता गया, आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, बढ़ती सत्ता। यानी ये सब कहानी 700 के आसपास शुरू हुई थी। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक। यानी इनके संरक्षक कौन थे? शासक थे। स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षक का मतलब वही कोई भी प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान, अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा देता। आज भी कई संगठन बने हैं तो उनके संरक्षक आप देखते होंगे कोई ना कोई बड़ा नेता होता है। क्यों? क्योंकि वही उनका ज़रूरत पड़ने पर पैसे वैसे और जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकता है। हर संगठन को चलने के लिए पैसे चाहिए। लोग आ जाते हैं तो उनके पास हो सकता है इतने पैसे ना हो, पैसे देने के लिए दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता ही है। सभी संगठनों का ये हाल है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में हम आकर अध्याय 8 में पढ़ेंगे। नहीं, आप देख रहे हो पहला चैप्टर पूरे सभी चैप्टर्स का निष्कर्ष है कि हाँ ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, 3 में ये पढ़ेंगे, 4 में ये पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में ये पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में ये पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यानी कब आया? 7वीं सदी में ही आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। यानी उलेमा होते थे इनमें। हिंदू धर्म की ही बात इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों का रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं भी मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षा के बीतने के रूप में, वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते कि हाँ 1 साल बीता, 2 साल, 3 साल। इसमें और भी कुछ देखते हैं।
उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है, कितना परिवर्तन आया है। अतीत का कुछ समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। तभी इन्होंने पहले तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न में बांटा, फिर इसको भी बांट देंगे कि भाई ये लो। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा: हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। लोगों को लगा कि नहीं, ये तो सही नहीं है भाई। ऐसा नहीं था कि जब हिंदू थे तो सिर्फ हिंदू थे, जब मुस्लिम थे तो सिर्फ मुस्लिम की सत्ता थी, हिंदू बचे ही नहीं थे। और सिर्फ ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के समय कोई हिंदू की सत्ता थी ही नहीं। ऐसा नहीं, ये गलत है। तो कहा आप क्या करें, तो लिखा भी यह विचार विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो उन्होंने, सबको लगा कि सिर्फ शासक, बाकी ये 5,000 करोड़ लोग बैठे हैं, ये सब चूतियाँ हैं, मूर्ख हैं। जब मूर्ख हैं कि आप शासक कैसा है, हिंदू है तो हिंदू धर्म, मुस्लिम है तो मुस्लिम, ऐसा थोड़ी होगा भाई, ये थोड़ी सही है। अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में और कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। मानते थे कि सिर्फ शासक बदलता है, बाकी समस्याएं और सब कुछ संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब ऐसी चलती है। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी कहा जाता है कि बस प्रधानमंत्री साहब बदलते हैं, बाकी तो कुछ चेंज होता नहीं है। भ्रष्टाचार वैसे ही होता है, नौकरियां वैसे ही मिलती हैं, सब कुछ वैसे होता है जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं, वैसे ही यहाँ कहा गया। अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। सही बात है, क्यों स्वीकार करना। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था। जैसे क्या क्या हमने पढ़कर आए: शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर में कृषि, फिर शहर पढ़े, गांव पढ़े, प्रारंभिक दौर के राज्य पढ़े, साम्राज्य पढ़े। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाज के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी ग्रामवासियों वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। भारत के इतिहास की ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिर 16वीं और 18वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थे। 8वीं यानी जो 16 और 18वां, इनके बीच की जो शताब्दी थी, यानी 1600 से 1800 तक की कहानी, वह 8वीं और 11 की कहानी से भिन्न थी। हम इतना आगे भी आ गए थे तो भिन्न तो हो गई हैं। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। तो इसके बाद की कहानी को क्या कह दिया गया? आधुनिक काल। इसके ऊपर की कहानी को मध्यकाल कह दिया गया। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इस आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था। उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। लोग कहते हैं मध्यकाल रूढ़िवादी था, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित कर दिया। हमारे हथकरघा उद्योग, हमारे कितने बड़े बड़े वस्त्र और मसाले सब थे। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें। हम आपको बताते रहेंगे, आप उसको ध्यान देते रहिएगा। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश कर। मैं पिछले चैप्टर जब पढ़ाया था 6th क्लास की एनसीईआरटी, मैं बताता रहा, बार बार बताता रहा, आप सोचो, मेंस के लिए सोचो, ये लिखा है, इस पर ध्यान दो। आप सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कंपेयर करो कि वहाँ क्या था, यहाँ क्या है। PYQ पढ़ाया मैंने, तब भी बताया, वहाँ देखो घोड़े के बारे में पूछा गया था, वहाँ मंदिरों के बारे में पूछा गया था। तो हम बताते रहते हैं और आपको भी सोचना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। जहाँ भी संभव हो या देखिए कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी देखें कि आज, जैसे मैं तब भी जब कुछ पढ़ाता तो मैं बताता कि था कि देखो आज कुछ ऐसा है कि नहीं। जैसे आपने यहीं देखा, मैंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया कि देखो चीज़ें बदली कि नहीं बदली, प्राइम मिनिस्टर से बदल रहे। तो आप लिंक करना सीखिए, लिंक ही यूपीएससी में पार लगाएगी नहीं, या मेंस में। इससे ये लिंक करो, ये लिंक करो। हम पढ़ राजनीति रहे हैं, पॉलिटी रहे हैं, लेकिन उसको हिस्ट्री से, जियोग्राफी से सब लिंक करते रहो। कल्पना करो आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लेखित कोई एक विषय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास चुनिए। समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प हुआ।
बाकी पांडुलिपि जानते हैं, जाति क्षेत्र काल विभाजन सब जानते हैं। ये आप क्वेश्चन ट्राई करिए, किया करिए, जिससे आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, ये सब करिए क्योंकि इससे ही आप मजबूत होंगे। फिर कल पढ़ेंगे हम नए राजा और उनके राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। आज क्या था, सबका समरी थी, तो वो बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने वाली चीज़ें नहीं थी। जो मैंने हाईलाइट की 2-4 चीज़ें वही केवल थी। कल से लेकर आगे तक के जितने चैप्टर हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको वीडियो? आपने लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। और भी बहुत कुछ चल रहा है। हिंदी मैगजीन करंट अफेयर्स मंथली आने वाली है, बहुत जल्दी मैं लाने वाला हूँ। आपका प्यार बना रहे और पढ़ते रहें आप। जय हिंद, जय